साल 1897 ब्रिटिश इंडिया की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक लड़का बड़े स्कूल में दाखिला लेता है, जहां उसे अपनी उम्र के बच्चों से दूर एक बोरे पर बैठना पड़ता, जिसे सफाई करने वाला तक नहीं छूता था। स्कूल के घड़े से उसे पानी पीने की अनुमति नहीं थी और हर बच्चा उसे अपमान की निगाह से देखता था। बचपन से उसकी बड़ी बहन ने उसके बाल काटे थे, क्योंकि गांव या शहर का कोई नाई उसके बाल नहीं काटता था। उन्हें गांव के कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था और अगर उनका कदम किसी बड़ी जाति के घर पर पड़ जाता तो वो लोग पूरे घर की शुद्धि करवाते। बचपन से ही अछूतेपन का अपमान सह रहे इस बच्चे के मन में कई सवाल उठते थे, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसके आत्मसम्मान को झकझोर कर रख दिया। साल था 1901। वो 10 साल का लड़का अपने भाई बहनों के साथ बॉम्बे के मसूर रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उनके पिता जो पासी में कैशियर की नौकरी करते थे, वो उन्हें लेने नहीं पहुंच पाए थे। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और उनकी घबराहट भी बढ़ रही थी। उन्हें अकेला देखकर स्टेशन मास्टर उनके पास आता है, बातें करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो महार दलित जाति के हैं, तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है और पूरे स्टेशन में खबर फैल जाती है कि ये बच्चे महार जाति के हैं। काफी देर बाद वो जब खुद बैलगाड़ी में बैठकर गोरेगांव जाने की सोचते हैं, तो कोई उन्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाता और जब एक बैलगाड़ी वाला मान जाता है तो ये शर्त रखता है कि बैलगाड़ी तुम चलाओगे और वो इनके साथ पैदल चलने लगता है। और फिर ये लोग जैसे ही उस बैलगाड़ी से उतरते हैं तब वो बैलगाड़ी धोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्हें बिठाकर मेरी बैलगाड़ी दूषित हो गई। यही वो समय था जब उस 10 साल के बच्चे भीमराव ने पहली बार महसूस किया कि समाज में उसके साथ सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि इंसान होने से इनकार किया जा रहा है। और इसी घिनौनी सोच से जूझते हुए आगे चलकर उसे अपनी पहचान तक बदलनी पड़ी। लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर यही बच्चा दलितों की वो आवाज बनेगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और यही बच्चा स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और टुकड़ों में बिखर रही आजाद भारत की सरकार और न्याय व्यवस्था को एक धागे में पिरोने के लिए भारत के महान संविधान की रचना करेगा, जिसके दम पर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाला भारत अपने पैरों पर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो कैसे उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के महान संविधान की रचना की, क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और क्यों उन्होंने अपने समाज से बाहर दूसरी शादी का फैसला किया। जानेंगे बाबा साहब के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी अनकही कहानियां आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी मौलोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रखा भीमराव। वो अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। 5 साल की उम्र में भीमराव का स्कूल में दाखिला तो हो गया, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें ये समझ में आ गया कि समाज उन्हें एक इंसान से ज्यादा एक जाति के रूप में देखता है। स्कूल में उन्हें बच्चों की बेंच से दूर जमीन पर बिठाया जाता था और कोई बच्चा उससे बात तक नहीं करता था। लेकिन इस अपमान ने भीमराव को तोड़ा नहीं बल्कि और जिद्दी बना दिया। पढ़ाई ही उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया जब स्कूल में पढ़ने वाले बाल कृष्ण केशव अंबेडकर नाम के एक शिक्षक ने भीमराव सकपाल को अपना सरनेम देकर भीमराव अंबेडकर बना दिया, ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उन्हें कम से कम नाम की वजह से भेदभाव का सामना ना करना पड़े। और पिता रामजी सकपाल बेटे को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए मुंबई ले आए। शहर आधुनिक था, लेकिन सोच वही पुरानी। जैसे ही भीमराव की असली पहचान सामने आई थी, जातिवाद फिर से सर उठा लेता। यही लगभग 15 वर्ष की उम्र में उनका बाल विवाह 9 वर्ष की रमाबाई से कर दिया गया। लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने शिक्षा को पीछे कभी नहीं रखा। 17 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और अपने समुदाय से ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने। फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। तभी उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आई। बड़ौदा के महाराजा ने भीमराव को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। इसी स्कॉलरशिप के दम पर उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की और 1913 में अमेरिका जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में दाखिला ले लिया। महज 2 साल में एमए और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस पूरी करी। इसके बाद भीमराव लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया।
लेकिन स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्हें भारत लौटना पड़ा। बड़ौदा में उन्होंने सिविल अफसरी की नौकरी पाली, मगर यहाँ भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रहने से लेकर पानी पीने तक हर जगह अपमान। आखिरकार उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडनहैम कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने कलम उठाई, मंच संभाला और दलित समाज को संगठित करना शुरू किया। मूक नायक नाम से दलित अखबार निकाला, सभाएं की और पहली बार अछूत कहे जाने वाले लोगों ने अपने हक की भाषा सुनी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान बढ़ने लगी, वैसे वैसे ये भी साफ होने लगा कि वो किसी एक राजनीतिक धड़े में फिट नहीं बैठते। अंग्रेज सरकार उन्हें एक पढ़ा लिखा और जरूरी बुद्धिजीवी मानती थी, लेकिन उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती थी। कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें सिर्फ दलितों का प्रतिनिधि मानते थे, राष्ट्रीय नेता नहीं। और जिस समाज के लिए वो आवाज उठा रहे थे, वही समाज कई बार उनसे दूरी बनाए रखता था, क्योंकि उनके विचार टकराव पैदा करते थे। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई, जिसका मकसद था दलितों के लिए शिक्षा, हॉस्टल और लाइब्रेरी की व्यवस्था करना। ये पहला मौका था जब दलित समाज के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ। कुछ साल बाद 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ, जहां अंबेडकर ने सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीने का अधिकार दिलाने की लड़ाई। ये सिर्फ पानी का सवाल नहीं था, बल्कि बराबरी का सवाल था। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिससे साफ हो गया कि वो सिर्फ सामाजिक सुधार की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जो भेदभाव को जायज ठहराती हो। यहीं से अंबेडकर की स्थिति और मुश्किल होती चली गई। अंग्रेज सरकार उनसे बातचीत तो करती थी, लेकिन समर्थन सीमित था। कांग्रेस के साथ उनके मतभेद खुलकर सामने आने लगे और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि अंबेडकर जिस तरह का सामाजिक बदलाव चाहते थे, उसके लिए वो हर बड़े राजनीतिक खेमे को असहज कर रहे हैं। इसी दौर में जब देश आजादी की तैयारी कर रहा था, भारत के भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर आ पड़ी। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस कमेटी के कुल 7 सदस्य थे, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार संविधान का लगभग 90% काम बाबा साहब ने खुद संभाला। इसके बावजूद उन्होंने कभी इसका श्रेय अकेले लेने की कोशिश नहीं की। लेखक अशोक गोपाल अपनी जीवनी में लिखते हैं कि संविधान निर्माण के दौरान अंबेडकर का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के बावजूद उन्होंने काम नहीं छोड़ा। प्रारंभिक ड्राफ्ट के दौरान 2500 से ज्यादा संशोधन किए गए और हर एक बिंदु पर लंबी बहस हुई। बताया जाता है कि संविधान सभा में उन्होंने लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर धैर्य के साथ हर अनुच्छेद को समझाया। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और अपनाया गया। वही संविधान जिस पर आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। अब बाहर से देखने में ये उनकी सबसे बड़ी जीत लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर हालात अलग थे। कैबिनेट में उनकी बात सुनी जाती थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता था। सबसे बड़ा टकराव तब हुआ जब उन्होंने हिंदू कोड का बिल पेश किया। इस बिल में महिलाओं को संपत्ति और विवाह में बराबरी का अधिकार देने की बात थी, लेकिन संसद में इस बिल को लगातार टाल दिया गया। महीनों तक चर्चा चली, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। यहीं अम्बेडकर को यह एहसास हो गया कि सामाजिक सुधार के लिए सत्ता के भीतर रहना काफी नहीं है। 1951 में उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने का नहीं था, बल्कि उस उम्मीद को टूटने का संकेत भी था कि आजाद भारत की राजनीति उनके विचारों के लिए तैयार है। इसके बाद अंबेडकर धीरे धीरे सत्ता के केंद्र से बाहर होते चले गए। इसी तरह संविधान बनाने वाला व्यक्ति अब आजाद भारत की राजनीति में धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा था। इसी दौरान उनके मन में एक सवाल चलता रहा, जिस समाज ने मुझे बराबरी नहीं दी, उसी धर्म के भीतर रहकर क्या सच में बराबरी मिल सकती है? जिसके जवाब की तलाश में उन्होंने अलग अलग धर्मों को स्टडी किया। शुरुआत में उनका झुकाव इस्लाम की ओर हुआ, फिर आर्य समाज और सिख धर्म अपनाने के सुझाव भी मिले। उन्होंने ईसाई धर्म के इतिहास को भी गहराई से समझा, लेकिन कई सालों तक अलग अलग धर्मों का अध्ययन करने के बाद 1955 में उन्होंने एक ठोस फैसला लिया, बौद्ध धर्म अपनाने का। बाबा साहब ने खुद अपने लेख बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में इस फैसले की वजह
बताई है। उन्होंने लिखा कि हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म उन्हें ज्यादा तार्किक लगा। उनके अनुसार गौतम बुद्ध ने कभी खुद को ईश्वर, पैगंबर या ईश्वर का पुत्र नहीं कहा, बल्कि एक इंसान के रूप में ही अपने विचार रखे। बुद्ध ने चमत्कार या अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं किया और इसी वजह से बाबा साहब को बौद्ध धर्म में तर्क, समानता और आत्मसम्मान की जगह दिखी। आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ विधिवत बौद्ध धर्म अपनाया। इसी अवसर को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जैसे कि मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं रखूंगा, न पूजा करूंगा, मैं राम और कृष्ण को जो भगवान माने जाते हैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा, मैं गौरी और गणपति और अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा, मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूँ वगैरह। इन प्रतिज्ञाओं को लेकर पूरे देश में विवाद हुआ और यही फैसला उनके जीवन का सबसे ज्यादा विवादित धार्मिक कदम भी बना। लेकिन बाबा साहब का मानना था कि ये विरोध नहीं है, बल्कि सम्मान और बराबरी के साथ जीने की शुरुआत है। आखिर में हम बाबा साहब के जीवन के उस पहलू की बात करते हैं जिस पर कम चर्चा होती है, लेकिन जो उन्हें एक इंसान के रूप में और भी करीब से समझने में मदद करता है। उनकी दूसरी शादी की कहानी। तो बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई आम्बेडकर का निधन सन 1935 में हो चुका था। इसके बाद सालों तक वो अकेले रहे। समय के साथ उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उनके करीबी और अनुयायी उन्हें दूसरी शादी की सलाह देने लगे। इसी दौरान एक परिचित डॉक्टर राव के जरिए उनकी मुलाकात डॉक्टर शारदा कबीर से हुई, जो बाद में शादी के बाद सविता अम्बेडकर कहलाई। डॉक्टर राव की बिटिया शारदा अच्छी दोस्त थी और उन्हीं के माध्यम से ये परिचय हुआ। सविता खुद एक डॉक्टर थी और उस दौर में किसी महिला का डॉक्टर बनना बड़ी बात मानी जाती थी। अपनी किताब माय लाइफ विद डॉक्टर अम्बेडकर में सविता लिखती है कि बाबा साहब ने सबसे पहले उन्हें डॉक्टर बनने पर बधाई दी थी। फिर इलाज के सिलसिले में उनकी मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे एक आपसी समझ और भरोसा पैदा हुआ। दिसंबर 1947 की ठंडी शाम में बाबा साहब ने सविता से शादी का प्रस्ताव रखा। सविता उस वक्त चुप रही। कुछ समय बाद बाबा साहब ने उन्हें एक खत लिखा जिसमें साफ लिखा था कि उम्र के बड़े अंतर की वजह से अगर वो मना भी करें तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। कुछ दिनों बाद सविता ने भी पत्र लिखकर शादी के लिए हाँ कर दी। 15 अप्रैल 1948 को दोनों की शादी हुई। उस समय सविता 39 साल की थी और बाबा साहब उनसे करीब 18 साल बड़े थे। सविता एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थी और बाबा साहब महार समाज से थे, इसलिए इस शादी का ब्राह्मण और दलित दोनों समाजों में विरोध हुआ। यहाँ तक कि बाबा साहब के बेटे यशवंत राव भी शुरुआत में इसके खिलाफ थे। लेकिन समय के साथ हालात बदले। सविता की देखरेख में बाबा साहब की सेहत में सुधार आया। खुद बाबा साहब ने लिखा कि सविता की देखभाल की वजह से मैं लगभग 10 साल और जीवित रह पाया। ये रिश्ता किसी सामाजिक संदेश के लिए नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच भरोसे, समझ और देखभाल पर टिका था। इसलिए इस शादी को सिर्फ जातिवाद के चश्मे से देखना बाबा साहब के जीवन और उनके निर्णयों को अधूरा समझना होगा। तो मित्रों, ये थी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन की कुछ अनकही, अनसुनी कहानियां। अगर आप भी बाबा साहब के जीवन के संघर्ष और विचारधारा से प्रभावित हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आएगी। अगर हाँ तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और इसे हर भारतीय तक पहुंचाइए। और हाँ, भारत के ऐसे ही महान लोगों की जीवनी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।